आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। पाँचवा चैप्टर है ये पाँचवा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक प्रणालियों का उपयोग करके मानव उपयोगी उत्पादन तैयार किए जाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उत्पादों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हो गया कि प्रतिजैविक औषधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसे हो गया पहला प्रतिजैविक हो गया पेनिसिलिन। पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन है। पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन है जिसका निर्माण 1828 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से किया था और इसका निर्माण 1828 में हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीका और खोजकर्ता। चेचक की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो की खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने किया था। पोलियो का खोज किया था जोनास साल्क ने किया था। पोलियो ड्रॉप की खोज किसने किया था? अल्बर्ट साविन ने किया था। पोलियो ड्रॉप की खोज किसने किया था? अल्बर्ट साविन ने किया था। रेबीज की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। रेबीज की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। बीसीजी की खोज किसने किया था? अल्बर्ट कालमेट ने किया था एवं कैमिली ग्यूरिन ने किया था। डीपीटी की खोज किसने किया था? गैस्टन रेमन और चार्ल्स निकोल ने किया था। डीपीटी की खोज किया था। एंटीवेनम की खोज किसने किया था? तो अल्बर्ट कालमेट ने किया था। चलिए छोटा करके पढ़ लेते हैं। चेचक की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। 1796 में किया था और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? चेचक के बचाव के लिए किया जाता है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चेचक के बचाव के लिए किया जाता है। पोलियो की खोज जोनास साल्क ने किया था। कब किया था? तो 1952 ईस्वी में। पोलियो रोग के बचाव के लिए किया था। पोलियो ड्रॉप की खोज किया था अल्बर्ट साविन ने किया था 61 से 62 ईस्वी में। पोलियो रोग के बचाव के लिए रेबीज की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। कब किया था? तो 1885 ईस्वी में रेबीज के बचाव के लिए किया था। बीसीजी अल्बर्ट कालमेट जो 1908 से 1921 ईस्वी में टीबी रोग के बचाव के लिए, टीबी मतलब क्षय रोग से बचाव के लिए किया जाता है। डीपीटी की खोज किया था गैस्टन रेमन और चार्ल्स निकोल ने किया था। 1940 ईस्वी में किया था। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए किया जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव में किया जाता है। एंटीवेनम की खोज किया था अल्बर्ट कालमेट ने किया था। कब किया था? तो 1895 ईस्वी में जहरीले सांप के दांत से बचाव के लिए, जहरीले सांप काटने के बचाव के लिए इसे प्रयोग करते हैं। चलिए उसके बाद हो गया कोविड-19 वैज्ञानिक की टीका की खोज किया था 1928 ईस्वी 1920 ईस्वी में कोरोना वायरस के बचाव के लिए एटीएस एंटी टेटनस सीरम की
इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? टेटनस लॉकजा बीमारी के उपचार में किया जाता है, लॉकजा की बीमारी के उपचार में किया जाता है। जिससे कि अब पढ़ना है किण्वन। किण्वन, चलिए किण्वन के बारे में पढ़ते हैं। किण्वन वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जीवाणु या एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिक में टूट जाता है, जिसे हम किण्वन कहते हैं। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जीवाणु एवं एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिक में टूट जाता है, उसे किण्वन कहते हैं। जैसे में समझ लीजिए C6H12O6 जैसे हो गया बैक्टीरिया एंजाइम की उपस्थिति में 2C2 इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे में एग्जांपल में दूध से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करना, चटनी अचार सिरका में एसिटिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। 3 में सड़े अनाज या फल से इथाइल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। इथाइल एल्कोहल का उपयोग शराब निर्माण में किया जाता है। इथाइल एल्कोहल का अधिक सेवन से यकृत कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। अगर इथाइल एल्कोहल का अधिक सेवन से यकृत कैंसर खतरे बढ़ जाता है। जहरीले शराब में मिथाइल एल्कोहल पाया जाता है। जिसके पीने से इंसान की मौत हो सकती है। प्रतिजैविक का उपयोग जीवाणु से होने वाले रोग के उपचार में किया जाता है। प्रतिजैविक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जीवाणु से होने वाले उपचार में किया जाता है। अब टीका पढ़ना है। वैक्सीन, टीका क्या है? सबसे पहला टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। सबसे पहला टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने की थी। इसीलिए एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक भी कहते हैं। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में वाहनों में पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए मिथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अस्पतालों में उपयोग होने वाले स्पिरिट में 10% मिथाइल एल्कोहल मिला होता है। अस्पतालों में उपयोग होने वाले स्पिरिट में 10% मिथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इसे मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कहते हैं। ईंधन, चलिए अब ईंधन देख लेते हैं। जैव ईंधन, बायोफ्यूल, जैव ईंधन, बायोडीजल यह रतनजोत, करंज, सोयाबीन इत्यादि के बीज से तैयार किया जाता है। बायोडीजल किस चीज़ से? सोयाबीन से भी तैयार किया जाता है। सोयाबीन के बीज से तैयार किया जाता है। रजनतोड़ करंज से। बायोगैस मीथेन, इसमें मीथेन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें मीथेन जो होता है सर्वाधिक मात्रा में मीथेन पाया जाता है। इसे मीथेन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बायो इथेनॉल या शर्करा युक्त फसलों के किण्वन से प्राप्त जैव ईंधन है। इसे पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। उर्वरक क्या है? फर्टिलाइजर। उर्वरक वह रासायनिक पदार्थ जो फसल उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है, उसे उर्वरक कहते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जो फसल उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है, उसे उर्वरक कहते हैं। वह रासायनिक पदार्थ फसल उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है, उसे हम उर्वरक कहते हैं। जैसे जैविक उर्वरक में आ गया कौन?
जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जैव उर्वरक में के रूप में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जिसे में हो गया राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर हो गया, कोलेस्ट्रीडियम हो गया, एजोला हो गया, एजोला इत्यादि हो गया। जैविक खाद में इसे पेड़ पौधों तथा जानवरों के मल मूत्र एवं हड्डियों से तैयार किया जाता है। हरी खाद इसे नाइट्रोजन युक्त हरी पत्तियों से तैयार किया जाता है, या नाइट्रोजन युक्त हरी पत्तियों से तैयार किया जाता है। जैव कीटनाशी में गैम्बूसिया नामक मछली का प्रयोग किया जाता है। यह मच्छरों के अंडों को खाता है। जैव कीटनाशी में हो गया क्या? जैव कीटनाशी में गैम्बूसिया नामक मछली का प्रयोग किया जाता है। यह मच्छरों के अंडों को खाता है। और हरी खाद में आगे नाइट्रोजन युक्त पत्तियों से तैयार किया जाता है। हरी खाद। और जैव कीटनाशी से गैम्बूसिया नामक मछली का प्रयोग करके मच्छरों के अंडों को खाता है। रासायनिक कीटनाशी इसे रासायनिक पदार्थ से बनाए जाते हैं। यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। DDT जिसे थाइमेट या इंडोसल्फान कहते हैं, इंडोसल्फान भी होता है। जिसे में हो गया खाद और उर्वरक में अंतर। खाद हो गया, ये उर्वरक हो गया। चलिए, यह प्राकृतिक पदार्थ है। खाद प्राकृतिक पदार्थ है। यह उर्वरक जो होता है ना, मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित लवण होता है। इसका उपयोग मिट्टी में जल धारण रखने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके उपयोग में मिट्टी और जल धारण करने की क्षमता को घटाता है। तीसरा हो गया कि खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। चलिए, खाद में अल्प मात्रा में पोषक होता है। इसमें अधिक मात्रा में पोषक होता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। यह मृदा को नमी प्रदान करता है। यह मृदा को शुष्क बनाता है। उर्वरक मृदा को शुष्क बनाता है, जबकि खाद जो होता है ना, मृदा को नमी प्रदान करता है। अब हो गया छठा में परागजीनी फसल क्या है? परागजीनी फसल, इस फसलों को GM क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। जब किसी फसल में अच्छे गुण वाले फसल के बाहरी जीन को डालकर उत्तम नस्ल की फसल तैयार किया जाता है। ऐसे फसल को ही परागजीनी फसल कहा जाता है। इसे BT कॉटन, BT बैगन, गोल्डन राइस भी आते हैं इसमें। परागजीनी फसल, इस फसल को GM क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी कहते हैं। जब किसी फसल में अच्छे गुण वाले फसल के बाहरी जीन को डालकर उत्तम नस्ल की फसल तैयार किया जाता है, ऐसे फसल को ही परागजीनी फसल कहा जाता है। जिसे अगले BT कॉटन, BT बैगन, गोल्डन राइस आता है। जैसे में हो गया, आप देखिए परागजीनी फसल तैयार करने में बेसिलस थुरिनजिएसिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। ऐसे फसलों में
मनचाहे गुणों को विकसित किया जाता है। मनचाहे गुणों को विकसित किया जाता है जिसमें पोषण तत्वों को वृद्धि हो जाता है, पोषण तत्वों में वृद्धि हो जाता है। पहला पराजीनी फसल टमाटर को बनाया गया था। पहला पराजीनी फसल जो होता है ना टमाटर को बनाया गया था। पहला पराजीनी फसल टमाटर को बनाया गया था। पहला पराजीनी फसल टमाटर को बनाया गया था। अभी तक पराजीनी फसल के रूप में आलू, टमाटर, मक्का, चावल, गेहूं जैसे फसलों को तैयार किया जा चुका है। गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। गोल्डन राइस में किसका प्रचुर मात्रा होती है? तो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होता है गोल्डन राइस में। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा होती है। गोल्डन राइस का पीलापन बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। महाधान सुपर राइस को जीएस खूस ने विकसित किया था। जीएस खूस ने विकसित किया था। अब बीजों के बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो कहलाता है। भंडारण साइलो कहता है। अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। फसलों में कीट को कम करना बचाव धमक कहलाता है। फसलों में कीट को कम करना बचाव धमक कहलाता है। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं है। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण संभव नहीं है। भविष्य में वैज्ञानिक विटामिन, एंटीबायोटिक्स जैसे तत्व के साथ फसलों को उत्पादित करने का प्रयास किया जा रहा है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर। देख लीजिए, पहले यहाँ अंडा उसके बाद लार्वा। पहले यहाँ ये जैसे हो गया कीट हो गया, उसके बाद छोड़ता है लार्वा, उसके बाद अंडा के बाद वयस्क कीट, उसके बाद कोकून से प्राप्त किया जाता है रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट का पालन शहतूत पौधे के पत्ते पर किया जाता है। रेशम कीट शहतूत के पत्ते खाकर करते हैं और रेशम बनाते हैं। रेशम का उत्पादन की प्रक्रिया सबसे पहले हो गया रेशम कीट, उसके बाद हो गया अंडा, उसके बाद लार्वा, प्यूमा, उसके बाद वयस्क प्राप्त किया जाता है। रेशम की शहतूत के पत्ते पर अंडा देते हैं और यही अंडा लार्वा में फिर प्यूमा में परिवर्तित हो जाता है। लार्वा से फिर प्यूमा में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद प्यूमा अपने चारों ओर एक कवच बनाता है जिसे हम कोकून कहते हैं। प्यूमा जो होता है चारों ओर एक कवच बनाता है जिसे हम कोकून कहते हैं। इसी कोकून से रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसी कोकून से रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम कीट रेशम का निर्माण प्यूमा स्तर में करता है। रेशम रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। रेशम जो होता है ना रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। रेशम जो होता है रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादन चीन में होता है। विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है।
बिहार में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन भागलपुर में होता है, भागलपुर में। झारखंड में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चाईबासा में होता है, चाईबासा में होता है। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपी कल्चर का मधुमक्खी का पालन को कहते हैं एपी कल्चर। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जिसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जिसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। मधुमक्खी आपस में संवाद के लिए फेरोमोन नामक रसायन का उपयोग करते हैं। मधुमक्खी आपस में संवाद के लिए फेरोमोन नामक रसायन का उपयोग करते हैं। मधुमक्खी की भाषा नृत्य होती है। मधुमक्खी की भाषा होती है नृत्य, डांस होती है। इसका पता सर्वप्रथम कैरल वॉन फ्रेश नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है जिसका कार्य अलग अलग होता है। जिसमें देखिए, एक में हो गया ड्रोन होता है, रानी होता है और श्रमिक होता है। अभी तीनों का कार्य किया है। रानी का कार्य किया है, यह मादा होती है। रानी या मादा होती है और सबसे बड़ी होती है। इसका कार्य अंडा देना होता है। ड्रोन का कार्य क्या है? यह नर होता है जो प्रजनन में भाग लेता है ड्रोन। श्रमिक क्या होता है? यह नपुंसक होता है और शहद एकत्रित करने का काम करता है। श्रमिक जो होता है शहद एकत्रित करने का काम करता है। मधुमक्खी मकरंद से शहद प्राप्त करता है। शहद माने हनी। सर्वाधिक मात्रा में फ्रुक्टोज पाया जाता है। शहद में सर्वाधिक मात्रा में फ्रुक्टोज पाया जाता है। फ्रुक्टोज सबसे मीठा शर्करा होता है। सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज होता है। मधुमक्खी के छत्तों से प्राकृतिक मोम प्राप्त किया जाता है। एपिस मेलिफेरा इटली में रहने वाले मधुमक्खी की प्रजाति है। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्था कहाँ है? पुणे में। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो पुणे में है। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्था पुणे में है। केचुआ का वैज्ञानिक तरीका से पालन केचुआ पालन कहलाता है। वर्मी कल्चर केचुआ के पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। केचुआ के पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। केचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है जिससे मिट्टी में O2, N2 और H2O की मात्रा बढ़ जाता है। इससे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जल की मात्रा को बढ़ जाता है। केचुआ के मल में वर्मी कंपोस्ट बनाता है जिसमें यूरिया, फास्फोरस, पोटास प्रचुर मात्रा में होती है। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ के सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि कहलाती है वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। केचुआ तैयार किया जाता है। केचुआ की सहायता से कंपोस्ट तैयार किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो वर्मी कंपोस्टिंग भी कहा जाता है। रसोई कचरे को खाद में बदलने का सही क्रम क्या है?
रसोई कचरे जो होता है खाद में बदलने का सही क्रम क्या है? एक में गड्ढे के तल को रेत से ढक दें। गड्ढे के तल को रेत से ढक दें। कचरे को गड्ढे में डालें। कचरे को गड्ढे में डालें। गड्ढे को बोरियां घास से ढक दें और कड़ी डालें। गड्ढे को बोरियां घास से ढक दें और कड़ी को डालें। मोती पालन देख लीजिए, मोती निकल रहा है, मोती का पालन। चलिए, वैज्ञानिक तरीकों से शिप ओयस्टर का पालन मोती पालन कहलाता है। शिप मोलास्का संघ का प्राणी है। अगला पिछला वीडियो में पढ़ाए थे मोलास्का के बारे में पढ़ाए थे, और देख सकते हैं पिछला वीडियो मोलास्का। शिप का बाहरी कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जिसमें हो गए एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर उद्यानी कृषि, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। ओरोबेंकी खरपतवार तंबाकू के खेतों में पाया जाता है। गेहूं के छोटे पौधे को हरा खून कहा जाता है। जर्सी या ब्राउन स्विस गाय को विदेशी नस्ल है। जर्सी या ब्राउन स्विस गाय की विदेशी नस्ल। पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन पशुपालन कहलाता है। अपशिष्ट जल के उपचार को बायोगैस या कीचड़ दोनों का निर्माण करते हैं। मुर्गी पालन से अंडा एवं चिकन मांस का उत्पादन होता है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करिए। आप सपोर्ट करिए, दोस्तों को जोड़िए। ठीक है, दोस्तों को जरूर जोड़िएगा।